हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, आज मैं बताने वाला एग्जाम में हम आंसर्स कैसे लिखेंगे। एग्जाम में आंसर्स लिखने के लिए, ठीक है, क्या पैटर्न होना चाहिए उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उस पर पैटर्न पे हम आज डिस्कशन करेंगे। दो टाइप के हमारे सामने क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं थ्योरी क्वेश्चंस और एक होते हैं प्रैक्टिकल। एक होते हैं थ्योरी क्वेश्चन और एक होते हैं बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन के फर्दर दो पार्ट डिवाइड होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी, व्हाट इज असेट्स, व्हाट आर असेट्स, ठीक है, व्हाट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप एज इट इज कर सकते हैं। और दूसरे टाइप होते हैं आपके केस लॉज, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि केस लॉ का पर्टिकुलर आंसर जो है वो कैसे हम लिखेंगे। इस पर आज हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर करते समय आप जो वर्किंग नोट्स हैं, वर्किंग नोट्स, बेटा एग्जाम में वर्किंग नोट्स के लिए अलग से मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आप अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, पीएनएल अकाउंट बना लिया, लेकिन अगर इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं, तो उनका अलग से वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 में उनका जो कैलकुलेशन है वो आपको प्रॉपर शो करना पड़ेगा। बेटा एग्जामिनर को पूरी लिस्ट मिलती है कि इसमें कितने मार्क्स मिलने हैं। और वर्किंग नोट्स, यानी जब तक वर्किंग नोट्स के प्रॉपर आपके मार्क्स नहीं होते तब तक आपका कंप्लीशन जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो वर्किंग नोट जब आप बनाओगे, हर एक चीज जो भी आपकी कैलकुलेशन से आ रही है वो कैलकुलेशन आपके शो होने चाहिए। एग्जामिनर को बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह आपको समझना है, आपको पूरा उसको डिटेल देनी है। आपको बिल्कुल अज्यूम नहीं करना है कि उसको कुछ पहले से पता है। ठीक है, आप जब भी अपना आंसर लिखेंगे प्रैक्टिकल में तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं कुछ जनरल बातें बताता हूं आपको, फिर मैं आपको बताता हूं थ्योरी में डायरेक्ट क्वेश्चन और केस लॉज आपको कैसे आंसर करने हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जनरली एग्जाम आपके 3 आवर्स के होते हैं। जनरली आपके एग्जाम्स जो होते हैं वो 3 आवर्स के होते हैं। ठीक है, 3 आवर्स का मतलब होता है आपके पास 180 मिनट्स होंगे, आपके पास 180 मिनट्स होते हैं। और आपका जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। आपका जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। बेटा 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आप समझ लो कि वो आपका नॉर्मली वेस्ट हो ही जाता है। मैं अप्रोक्सीमेटली लगाऊं तो 1.6 मिनट्स पर मार्क, आपके पास एक नंबर के लिए 1.6 मिनट्स होते हैं। आप समझो, अगर आपके क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स के होते हैं ना, अगर आपके क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स के होते हैं तो आपको 7 या 8 मिनट में वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका पेपर छूटने वाला है बेटा। ठीक है, आप इसमें माइलस्टोन बना सकते हो। जैसे 3 घंटे हैं तो आधे आधे घंटे के आप जो है वो 6 पैचेस बना सकते हो। आधे आधे घंटे के अगर आपने 6 पैचेस बना लिए तो हर आधे घंटे में आप चेक कर लो कि आपका 16 से 18 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो गया है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बेटा आपका पेपर छूटने वाला है। ठीक है ना। थ्योरी के पेपर में सोचने का टाइम आपको बहुत ज्यादा लगता है। जब भी आप थ्योरी पेपर आंसर करेंगे तो एक होता है कि जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, ये बेटा 16 से 18 मार्क्स का आधे घंटे में होना चाहिए सोचने के साथ। आपको लगता है 3 घंटे आप एग्जाम में लिख रहे हो, आप 3 घंटे एग्जाम में लिखते नहीं हो, आप उसमें से 1 घंटा सोचने में लगा देते हो। आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हो, उसको लैंग्वेज को आपको इंटरप्रेट करना है, उसके बारे में आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। मेंटली आपको फ्रेम करना होता है कि आप आंसर अपना पूरा फ्रेम करते हो, उसके बाद लाइन बाय लाइन आप अपना आंसर लिखते हो। इसके बीच में भी आप बहुत कुछ सोच रहे होते हो। ये पूरा क्वेश्चन अगर ये 5 मार्क्स का है, आपके पास 7 से 8 मिनट है इसको कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने 7 से 8 मिनट नहीं लगाए, 7 से 8 मिनट से आपको ज्यादा लग रहा है तो आपका पेपर छूटने वाला है। स्टॉप वॉच लगा करके अगर आप प्रिपरेशन करोगे, हर किसी के मोबाइल में होता है स्टॉप वॉच, आप चाहो तो स्टॉप वॉच लगा करके इससे अपने आंसर की प्रैक्टिस करो। आपका 100 मार्क्स का पेपर जो है वो प्रॉपरली टाइमली आपका 10 से 15 मिनट या 5 मिनट, क्योंकि कुछ टफ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा और कुछ इजी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा कम वक्त लगेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इस तरीके से पेपर जो है वो करना है। मैं आपको पर्टिकुलरली बताता हूं कि केस लॉज, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि केस लॉज में आप कैसे आंसर करेंगे। जब भी केस लॉज आपके सामने आएंगे
है ना। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जैसे 12th में बिजनेस स्टडीज हो गया, या फिर CA/CS के जब पेपर होते हैं, तो जब आपके पास केस लॉज आते हैं, ठीक है, तो आप समझो इसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। आपको जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपको एक सिचुएशन देता है, ठीक है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सीधे पूछते हैं कि भाई सेक्शन फलाना फलाने में सेक्शन 122 में क्या लिखा हो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको सिर्फ सीधे सीधे लीगल प्रोविजन जो है वो लिखना है। लेकिन जब आपको केस लॉ आता है, ठीक है, तो आपको एक सिचुएशन दी जाती है, आपको एक सिचुएशन दी जाती है और फिर आपसे पूछा जाता है कमेंट या किसी चीज के जरिए। आपको सिचुएशन को पढ़ करके सबसे पहले तो आपको सोचना होता है कि ये सिचुएशन किस सेक्शन से, किस एक्ट के किस सेक्शन से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो जब आपका आंसर आएगा तो बेटा आपको अपना आंसर जो है वो प्रॉपरली लगभग 4 पार्ट्स में होता है। ये सबसे पहला पार्ट होगा आपका लीगल प्रोविजन, दूसरा पार्ट होगा आपका फैक्ट्स ऑफ केस, तीसरा पार्ट होगा आपका एप्लीकेबिलिटी, और चौथा पार्ट होगा आपका कंक्लूजन। ये मैं इसी के साथ लिख दे रहा हूं, एप्लीकेबिलिटी एंड कंक्लूजन। तो जब भी आप अपना आंसर, जब भी आपको सिचुएशन दी जाएगी, ठीक है, मान लीजिए कि आपको कंपनीज एक्ट का कोई क्वेश्चन आया है, कंपनीज एक्ट का, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसने अपना टैक्स इवेड करने के लिए, ठीक है, कंपनीज बना ली हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बना रहा हूं हाइपोथेटिकल कि एक पर्टिकुलर ए नाम का बंदा है जिसको बहुत सारी इनकम हो रही थी, उसने टैक्स इवेड करने के लिए क्या किया, कंपनीज जो है वो बना ली और अपनी इनकम जो है वो किसी तरीके से कंपनी को दी, कंपनीज में एक्सपेंस दिखाए, क्लियर है। और उसने क्या किया, अपना टैक्स जो है वो चोरी करने की कोशिश की, कंपनी से उसने मान लीजिए कि लोन के फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में वो पैसा ले लिया। ये सिचुएशन दी हुई है आपको। अब आपको ये सोचना है कि ये सिचुएशन लॉ में कहां कवर होती है। अगर आपको पता है तो सबसे पहले लीगल प्रोविजन, ये प्रोविजन कवर हो रहा है बेटा कंपनीज एक्ट में, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। आपको सबसे पहले इस प्रोविजन के बारे में, कानून में जो भी लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में जो भी लिखा हुआ है इस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के बारे में, आपको उसके बारे में लिखना है कानून में क्या लिखा है। अगर कोई केस लॉ, जैसे दिनशॉ मानिकजी पेटेंट का केस लॉ इसमें हिट होता है, आपको वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम केस फैक्ट्स में। आपको जो भी सिचुएशन दी गई है उसको समराइज्ड वे में फैक्ट्स ऑफ द केस में लिखना है। देखिए, अपना आंसर लिखना आपका बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई वकील जज के सामने अपनी बात जो है वो रख रहा है, अपने क्लाइंट की बात जो है वो रख रहा है। यानी आपको एक सिचुएशन दी गई है, आप ये बताएंगे कि कानून में क्या लिखा हुआ है, आप फिर ये बताएंगे कि भैया फलाना फलाना क्लाइंट यानी मेरे पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ क्या हुआ। उसके बाद अपना एप्लीकेबिलिटी और कंक्लूजन, कंक्लूजन जरूर रखेंगे आप, ठीक है ना। इसमें आप लिखेंगे क्योंकि कानून में ऐसा लिखा हुआ है, लीगल प्रोविजन ऐसा है, कानून में ऐसा लिखा हुआ है और मेरे क्लाइंट के फैक्ट्स ये हैं, इसीलिए मेरे पर्टिकुलर कानून जो मेरे जो पर्टिकुलर क्लाइंट है उसके लिए ये केस जो है वो उसके फेवर में जाएगा या उसके अगेंस्ट में जाएगा, जो भी है कंक्लूजन वो आप रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर इसका आंसर होगा, पहले आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि फैक्ट्स ऑफ द केस में बताएंगे कि एक व्यक्ति जिसने 4 फर्म्स बना ली, 4 कंपनीज बना ली और उसके बाद उसने प्रिटेंडेड लोन लेकर के वो पैसा जो है वो गबन करने की कोशिश की। मोटिव उसका क्या था, टैक्स, मोटिव क्या था, टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी उसका मोटिव था। फाइनली जब आप कंक्लूजन में आएंगे, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी और कंक्लूजन, इसमें आप लिखेंगे कि सिंस ये जो फैक्ट्स हैं ये रिलेट कर रहे हैं, ये किससे रिलेट कर रहे हैं, ये फैक्ट्स जो है वो रिलेट कर रहे हैं दिनशॉ मानिकजी पेटेंट के केस लॉ से, इसलिए यहां पर इस व्यक्ति को, ठीक है, जो इसने कंपनीज बनाई हुई है उन कंपनीज की कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाएगी, यानी इन कंपनीज का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा और इस व्यक्ति के हाथ में, ठीक है, सारी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। इस तरीके से ये टैक्स इवेड नहीं कर पाएगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, मैं अगले वीडियोस में आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है वो बताऊंगा। आप हमारा चैनल लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हम एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको, आपका जब भी एग्जाम है, अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, तो हम सारी अपडेट्स जो होंगे एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती हैं छोटी से छोटी, वो हम अपने वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर आप बेल आइकन लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो सारे जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
थैंक यू।